नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं पुष्कर अवस्थी जी। राजनीतिक और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषयों से बहुत ही अच्छा इनका अध्ययन होता है और उसी अध्ययन के आधार पर अपनी विवेचना समय समय पर प्रारब्ध के इस मंच पर रखते रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के एक और विदेश यात्रा की। राहुल गांधी जी कांग्रेस के युवराज इस समय अमेरिका की यात्रा पे हैं। शुरुआत उन्होंने की सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर से मिलने से, और जब वो मिले तो खैर मेरे पास तो आईफोन नहीं है, लेकिन उनके पास आईफोन था उनके हाथ में, और उन्होंने आईफोन दिखाते हुए कहा, मिस्टर मोदी, मुझे लगता है कि मेरा भी आईफोन टैप हो रहा है। खैर ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल जी विदेश की धरती पर भारत को जब तक बेइज्जत करने का प्रयास करते रहे हैं, और शुरुआत वो चाहे जैसे भी करें, उसकी इंटेंसिटी, उस बेइज्जती की और भारत को बदनाम करने की इंटेंसिटी वो लगातार बढ़ाते रहे हैं। वही होता हुआ है और लगातार हो रहा है इस दौरे पर भी। एक अमेरिकी पत्रकार ने जब उनसे प्रेस वार्ता के दौरान ये पूछा कि एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का विरोध करते हैं, और केरल में आप जो है एक मुस्लिम पार्टी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बना के चुनाव लड़ते हैं, तो जानते हैं दर्शकों राहुल गांधी का जवाब क्या था? राहुल गांधी का यह जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी है और मुस्लिम लीग प्योर कट्टर, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की भाषा में कहूं तो कट्टर सेकुलर पार्टी है। तो ये तो परिभाषाएं हैं जो विदेश की धरती पर बैठ के राहुल गांधी दे रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं पुष्कर जी का। पुष्कर जी नमस्कार। नमस्कार अवनीश सर। राहुल गांधी जी एक बार फिर विदेशी धरती पर हैं और वहां से उनकी वही विष भरी पिचकारियां भारत को और भारत की जनता को बेइज्जत करने का अमेरिका की धरती से भी शुरू है। कैसे देखते हैं आप? मैं इसको इसी तरह देखता हूं कि ये एक राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक निरंतरता है, जिसमें कहीं कोई पॉज बटन नहीं दबता है। जब भी वो विदेश जाते हैं, और वो विदेश इसीलिए जाते हैं, और विदेश में जो मंच उनको उपलब्ध स्वयं के लिए उपलब्ध कराते हैं या उनको दिया जाता है, वो वही मंच है जो कि भारत विरोधी शक्तियां या वो शक्तियां जो जिनको कि वर्तमान का जो पिछले एक दशक से जो भारत की राजनीतिक विचारधारा या भारत के राजनीति में जिनका जो अंतिम बिंदु नरेंद्र मोदी, उसका जो है उपस्थिति उनको जो है नहीं भाती है और उसके विकल्प में वो लगे रहते हैं। तो ये जो है उस मंच का और राहुल गांधी का गठजोड़ है ऐसी शक्तियों का, जो कि जो है वर्तमान में वो 2014 से पहले का पूर्व का भारत उनको वो पसंद है और वो वही चाहते हैं, और उसके लिए जो है राहुल गांधी एक मुख्य चेहरा उनके सामने है। और राहुल गांधी को भी 2014 नहीं पसंद है, उससे पहले का ही भारत पसंद है, तो वो अपने आप को उपलब्ध ऐसे लोगों की कराते हैं। ये इसको कह सकते हैं कि he is a man who is ready to oblige to give his services all those factors, all those forces which was pre 2014 India. ठीक है। वैसे भी पिछले अपने विदेशी दौरे पर इन्हीं श्री 1008 राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि भारत में जमीन पर केरोसिन पूरी तरीके से फैला हुआ है, बस एक माचिस की, एक तीली की जरूरत है। संभवतः बार बार उस माचिस की तीली की तलाश में ये विदेशी दौरों पर जाते हैं और जाने के बाद इस तरीके से वहां भारत के खिलाफ एजेंडे को चलाते हैं। 6 दिन के लिए इस बार अमेरिकी दौरे पे गए हैं। सिलिकॉन वैली से निकलकर ये वाशिंगटन पहुंचे और जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने एक बात और कही। जहां इन्होंने मुस्लिम लीग को एक सेकुलर पार्टी बताया, तो वहां उसी पत्रकार वार्ता में एक बात और इन्होंने कहा कि मोदी को हराया जा सकता है। पुष्कर जी जरा ये बताइए, विदेशी धरती पर बैठ के
मोदी को हराने की बात, तो क्या राहुल गांधी की समझ में यही है कि वहां से कहीं किसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और वहां वोटिंग कराएंगे, अमेरिकी जनता और उनके जो सारा ये गिरोह है वो वोट करेगा और मोदी को हरा देगा, जो कि 14 में वो न कर पाए, जो 19 में न कर पाए? नहीं, मैं तो क्या समझता हूँ कि जी, क्या इसको ऐसा मान रहे हैं कि अपने शुभचिंतकों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी जी का जो बोली है वो भी बदल जाती है, बड़ी तेज हो जाती है और मोदी को हराने की बात करते हैं अमेरिका के वाशिंगटन से? देखिए, ऐसा है कि उनके दिमाग में बड़ी वस्तु से स्थिति बहुत ही स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि वो नासमझ है या ऐसा है कि उनको नहीं मालूम। विदेश की धरती पे इसलिए जाते हैं, वहाँ का उपयोग इसलिए करते हैं कि उनको वहाँ पर दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज मिलती है कि वहाँ पर जो है विश्व का जो एस्टेब्लिशमेंट है, या जो कैपिटलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या कबाल कह लीजिए, जिसको जो कहते हैं, उसका जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से राहुल गांधी को ओन करता है। ठीक है। वहां पे जितने जो पिछले 3-4 दशक में जिस तरीके से वहां के मीडिया पे या वहां की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, वहां पे जिस विचारधारा लिबरलिज्म और लेफ्ट और उसका जो है एंट्री हो चुकी है, वहां पे स्थापित में है, तो वहां पर राहुल गांधी बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि उनको सबसे ज्यादा प्रचार मिलेगा, विश्व में बोला जाएगा। दूसरा, ये माना जाता रहा है भारत में कि जो है हम जो है 1947 से ही, जब से हमको तथाकथित स्वतंत्रता हमको मिली है, भारत की राजनीति जो है हमेशा विश्व के चाहे अमेरिका सुपर पावर रहा हो, चाहे सोवियत रूस रहा हो, उनका दखल भी रहा है और उससे ये लोग जो प्रभावित भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है उनको ये लगता है कि मोदी का आना भारत में एक एनोमली है, अपवाद है, जिसको कि 2019 में ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो है दुर्भाग्य से दोबारा वो आ गए। तो ऐसे में जो शक्तियां विश्व की पुराने तंत्र को, चाहे वो शासन का तंत्र हो चाहे सामाजिक तंत्र हो, उसमें जो है असर डालती थी, तो वो जो है फिर प्रभावी तरीके से करके राहुल गांधी को या तो ला सकती है या मोदी को हटा सकती है। तो ये उनका दृढ़ विश्वास है और इसी आधार पे वो वहां पर जाते हैं और अपने आप को बेसिकली प्रोजेक्ट करते हैं कि ही इज द मोस्ट सुटेबल बॉय, ही इज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, जो कि जो है मोदी को हटा सकता है। उसके लिए सिर्फ उनको जो है विदेशी धन, विदेशी प्रचार तंत्र और जो है जो विदेश की शक्तियों के जो स्लीपर एजेंट्स है या या बौद्धिक रूप से दास बुद्धिजीवी है, उस वर्ग को के सहायता से एक कैओस स्थापित करके, एक कंफ्यूजन स्थापित करके, एक अव्यवस्था फैलाकर वो जो है एक इस नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक तरीके से एक सिनॉप्सिस है, या कहते हैं सिनॉप्सिस भी नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक बीज मंत्र है कि जिसके करने से जो है उनको लगता है कि ये जो है प्रक्रिया हो सकती है। ठीक बात। आपने जब ये कहा कि विदेश की धरती से वो अपने फाइनेंसर्स और अपने लिए जो उनके लॉबिस्ट हैं, जो उनके लिए लॉबिंग कर सकते हैं, उनके बीच जाके ये भारत के हिसाब से कंफ्यूजन और इस तरह का क्यास क्रिएट करते हैं। तो इसी क्रम में उसी वाशिंगटन के उसी प्रेस वार्ता में उन्होंने एक झूठ भी बाकायदा बोला। और देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं, वो मोदी का विरोध करें, बिल्कुल करें, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन एक काम उन्होंने और किया है जो कि बिल्कुल जो हमारी न्यायपालिका है उसके ऊपर एक चोट की। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपकी सदस्यता कैसे गई और क्यों गई, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि साहब, हमने अडानी और हिंडनबर्ग पर सवाल उठाया था, इसलिए हमको कोर्ट ने सजा सबसे ज्यादा दे दी, जिसकी वजह से हमारी सदस्यता चली गई। तो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते
क्या राहुल गांधी सीधे सीधे भारत की न्यायपालिका के ऊपर भी आरोप लगाने पर उतर आए हैं? क्या कहेंगे आप? मैं तो इसको ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने न्यायपालिका पे, हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने जो है आक्षेप लगाया है, न्यायपालिका प्रक्रिया को घसीटा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सिर्फ न्यायपालिका ही नहीं, वो हर उस निर्णय को के विरुद्ध जाके जी। उसका जो है या स्थापित मापदंडों का उल्लंघन करेंगे, जिससे जो है वो ये अपने आप को सफलतापूर्वक दिखाने में अपने स्पॉन्सर्स को या अपने बैकर्स को ये जी। प्रभावी ढंग से ये सिद्ध कर सकें कि उनके साथ जो है अन्याय, अलोकतांत्रिक व्यवहार हो रहा है। जी। तो इसके मतलब राहुल गांधी, देखिए ऐसा है कि मेरा इसमें मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने बड़ी गलती की, या हम लोग का ये मानना रहा जिस तरीके से कि राहुल गांधी एक पप्पू है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी राजनीतिक समझ नहीं है, या वो राजनीति के लिए नहीं है। और कईयों को मैंने अच्छे अच्छे लोगों को ये कहते सुना है कि राहुल गांधी इज अ गुड मैन, बेसिकली इज अ वेरी सिंपल्टन, बट ही इज नॉट मेड फॉर द पॉलिटिक्स। राजनीति उनकी धरोहर ने, मैं उनको धरोहर में राजनीति जरूर मिली है, लेकिन वो राजनीति के उनका जो है मैं उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें वो जो है जो तत्व चाहिए एक राजनीति के लिए वो नहीं है। बेसिकली सीधे आदमी कोई और काम करना चाहिए, और वो परिवार के दबाव में या गांधी नेहरू की एक जो आ रही है विरासत आ रही है, उसके दबाव में आकर वो राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम लोगों को अब उनको जो है पप्पू नहीं कहना चाहिए। बेसिकली राहुल गांधी बेसिकली ही इज अ इविल मैन, वो असुर है। और इसके लिए मेरे पास प्रमाण, मैं इस तरह कह सकता हूं उनको कि बैटमैन बहुत लोगों ने देखी होगी, और बैटमैन में किरदार है जो मेन विलेन है जोकर, जो अभी आई थी, उसमें जो है जोकर एक जगह कहता है उस बैटमैन से कि इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, upset the established order, and everything become chaos. I am agent of chaos. कहने मतलब यह है कि जो है अराजकता, यदि एक स्थापित जो तंत्र चल रहा है, स्थापित व्यवस्था चल रही है, उसमें यदि अराजकता का समावेश कर दिया जाए तो दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, और वो मैं जो हूं उस अव्यवस्था और गड़बड़ करने का एजेंट। ये बेसिकली जो भारत में जो प्रगति का जो भाग चल रहा है, क्योंकि जो 2014 के बाद जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद पर एक लंबी लकीर खींची है, ये वो जानते हैं कि वो लंबी लकीर को छोटा ना मिटा सकते हैं, और ना ही उस लंबी लकीर से ज्यादा लंबी लकीर खींचने का उनमें योग्यता है। इसलिए जो है उनको जो है अराजकता ही उनको समझ में आती है, वो कर रहे हैं। बेसिकली उनके लिए ये मैटर नहीं करता है, वो जो है एक भारतीय के रूप में उनकी सोच नहीं है। उनकी सोच जो है एक इटली के बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ईसाई की सोच पे है, जो कि कट्टरवादी है, मानसिक रूप से जिहादी है। भारत की संस्कृति और भारत की सनातनी परंपरा का जो है पूरी तरीके से वितृष्णा करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में चाहे कोई भी राजनीति को उसमें जरा भी भारतीयता होगी, वो इस ऊंचाई तक नहीं जाएगा जहां से वो भारत को सिर्फ जलता हुआ देखना चाहे।
जी उनका जी कोई भावनात्मक नहीं, ना ही वो जो है भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी एक शासन की करने की अदम्य इच्छा रखते हैं। वो उसमें शासन भारत पे प्रभावी रख के जो है वहां पे उसकी राजनीति में प्रधानमंत्री बनना या उसके राजनीतिक तंत्र की श्रेष्ठ श्रृंखला में बैठ के भारत को ही तोड़ने का जो उनका अभिलाषा है, वो उसका बात है। वो विदेशी शक्तियां से प्रभावित है, चीन से प्रभावित है, उनसे स्पॉन्सर है, यही काम करते रहे। देखिए 1984 इंदिरा गांधी जी की मृत्यु से पहले की कांग्रेस तो उनकी राजनीतिक जो है उसमें कई हम आलोचना कर सकते हैं। 84 तक जो है बड़े पुख्ता डॉक्यूमेंट्स भी हैं, कई लोगों ने लिखा भी है। सन 50 के दशक हो, 60 के दशक हो, 70 के दशक हो, 80 के दशक हो, बाकायदा सोवियत रूप से पैसा आता रहा, वामपंथियों का जो है डॉक्ट्रिन का जो है समावेशन किया गया तंत्र में प्रभाव करने के लिए। लेकिन 84 के बाद जो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हैं, तब जो है सोनिया गांधी पटल पे आई। सोनिया गांधी जो है जब तक 1983 में जब तक राहुल गांधी जो है जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के नहीं बन गए थे, और जो है ये एक तरीके से स्पष्ट हो गया था कि इंदिरा गांधी के बाद कौन, वो राजीव गांधी होंगे, तब उन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी। तो ऐसे, और उनको तब तक हिंदी भी नहीं आती थी। तो ऐसे व्यक्तित्व जब होगा और जिसका कि जो है भारत में लोग 5 साल रहते हैं, 10 साल हिंदी सीख जाते हैं। सोनिया गांधी 1983 से राजनीतिक की उसका एक सामने आई और आज 2023 है। आज भी 40 साल में ठीक से जो है बिना रोमन में लिखे हुए भाषा नहीं बोल सकते। तो उनका मन है ही नहीं, वो विदेश उनका जो है पूरा जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारत में धर्मांतरण कराना, यहाँ पर जो है ईसाई मूल्यों को आगे बढ़ाना, और उसके लिए वो बढ़ाए वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए जो भारत का जो मूल है सनातन, उसको जो है नेपथ्य में ढकेलना, उस पर बराबर कुठारघात करना, सनातनी मूल्यों को जो है तिरस्कार करना, ये उनका मूल मंत्र है। और उसी श्रेणी में जो है जब 2022 में जब बात कही थी कि यूनियन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पहली बार जो है किसी राजनीति के किसी व्यक्ति ने ऐसी बात कही जो कि जो है बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से, संवैधानिक रूप से गलत है। तो जिस आदमी की सोच ये हो कि भारत का भूखंड जो है एक राष्ट्र ना होके कई राज्यों का मिला जुला एक संगम है, तो ये बात तो 47 से पहले अंग्रेज भी यही करते थे। अंग्रेज ने तो जब आपको आजाद किया तो 500 सही संख्या तो भूल रहा हूँ, उतने राज्य भी उन्होंने आजाद किए थे साथ जो हमारे यहाँ थे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये आपको छोड़ दिया था कि जो है कौन भारत जाना था, कौन पाकिस्तान जाना चाहिए। तो वो एक कैओस की स्थिति उन्होंने भी छोड़ी थी, और मैं देख रहा हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति जो है 75 साल बाद भारत के सबसे बड़े मैं कहूँ खलनायक असुर राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल। आपने चर्चा के बीच में जो एक बात कही कि देखिए राहुल गांधी का एक सामान्य परसेप्शन जो भारत में बना हुआ है, उनको लोग पप्पू कह दिया करते हैं, उनको नॉन सीरियस प्लेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को अब पप्पू कहना भारत को समझना या कहना बंद करना पड़ेगा। और ये कितने इनके इरादे खतरनाक है जो कि बार बार सामने आते हैं देश के। कभी कह देना कि साहब देश में आग लग जाएगी, और जब इस तरह की ये बात करते हैं कि भारत तो अलग अलग राज्यों का समूह है, तो ये तो कम्युनिस्टों के उसी एजेंडे पे जाता है जहां वो कभी जो है भारत के 17, 18, 20 टुकड़े होने की बात करते थे। और आज भी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे गैंगों के पीछे भी राहुल गांधी यदा कदा खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो क्या भारत की धरती या राहुल गांधी के विदेशों दौरों के दौरान विदेश की धरती, दोनों जगह से वो अपने इसी तरह के खतरनाक विभाजनकारी भारत के अहित की एजेंडे को न सिर्फ चलाते रहते हैं बल्कि इसकी बात करते हैं। तो हमारी आपकी अभी तक की चर्चा में जो सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट करने वाला पॉइंट मुझे जो समझ में आता है
कि भारत और भारत के राजनीतिक विमर्श के लोग राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को पप्पू कहना और समझना बंद करें। जी, कैसे इसको आगे देखेंगे आप? एक प्रश्न यहाँ पूछूंगा, आज 6 दिन के दौरे पे हैं, छह दिन के दौरे पर के बाद वो कब भारत आते हैं कब नहीं आते हैं ये भी बात होगा। सामने 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी के इस तरह के विदेशी दौरों और उन दौरों के दौरान उनकी गतिविधियां, उनका बोलना, उनकी बातें सामने आना, यहां भारत में आने के बाद अब से 1-2 महीने बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। क्या देखते हैं आप 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में किस तरह का भाव लेकर उतरेगी चुनावी मैदान में? मैं समझता हूं कि चुनावी समर का प्रारंभ ऑलरेडी हो चुका है और राहुल गांधी ऑलरेडी उस मैदान में कूद चुके हैं। और राहुल गांधी जिस टेम्पलेट को लेके जो आप जो 6 दिन की यात्रा में देख रहे हैं या इससे पहले विदेश यात्रा में जो कुछ उन्होंने कहा, यही उनका रोल मॉडल होगा। देखिए, राहुल गांधी वो शख्स है जिसको फिर मैं बैटमैन की बात करूंगा, वहां पे बैटमैन से जो है एल्फ्रेड जो उनका उसका बैटमैन का जो वैलेट होता है वो उससे कहता है कि उसको जोकर को एक्सप्लेन करते हुए कहता है बैटमैन से कि some men aren't looking for anything logical. They can't be brought, they bullied, reasoned or negotiated. Some men just want to watch the world burn. तो राहुल गांधी रोम के शासक नीरो की तरीके थे, जिनकी अदम्य इच्छा है भारत को जलता हुआ देखना। उन्होंने अपनी इसी सत्ता की तृष्णा में जी उन्होंने एक दिवा सपना देखा है कि भारत जल रहा है और भारत के जलने से उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हो रही। तो राहुल गांधी ने अपने निर्वाण की रास्ता जो है भारत के जलने में देख लिया है। उसी बात में है, ये उनकी एक जैसे विपासना होती है, ये उनकी एक व्यसन है, उनके स्वयं की वासना है और जिसका और आगे आने समय में बहुत ही अभी मेरा अपना मानना है बहुत ही घृणित रूप, ठीक है, बहुत ही अराजक बहुत सी द्वंद अभी सामने आने बाकी है। जो 6 दिन उन्होंने किया है वो लगातार जब लौट के आएंगे तो यहाँ लगातार उसकी जो है थपली बसती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात। अब चलते चलते अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक कंक्लूडिंग रिमार्क इस पर दें, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ये पूरी 2024 के चुनाव की लड़ाई भारत के मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाएगी और क्या 2024 का परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस का? क्या कुछ बढ़त होगी इस नकारात्मकता से या फिर 2014 और 2019 फिर से दोहराया जाएगा? ये इसके चुनावी रिजल्ट या 2024 के परिणामों पर जो कांग्रेस का ये अप्रोच है एक्सट्रीम नेगेटिव राहुल गांधी के द्वारा जिसकी शुरुआत कर दी गई है, इलेक्शन रिजल्ट कुल मिला के सीधा सा पूछूं 2024 के चुनावी नतीजों पे इसका क्या फर्क देखते हैं आप? मैं चुनावी नतीजे के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करेंगे 2024 के लोकसभा के, तो मैं समझता हूँ इसके परिणाम 2014-2019 के विपरीत नहीं होंगे। ये उसका ही जो है एक्सटेंशन होगा 2024 का चुनाव। और मैं नरेंद्र मोदी जी को पिछली 2019 जितने उनको मत और जितने उनको लोकसभा में सीटें मिली थी उससे ज्यादा आते हुए देखता हूं मैं। क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने ये करके जो किया है उससे उन्होंने जो क्षेत्रीय दलों की जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं या तथाकथित जातिवादी पार्टियां हैं उसमें हिस्सेदारी की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है ये अभी राजनीति
जिसके विरुद्ध ये कर रहे हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने राजनीति अभी स्टार्ट नहीं की है। बड़ी बात। एक लीजिए, भारत की जो जनता है या कहीं की भी जनता है, वो बेसिकली बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली है। ये 6 महीने से ज्यादा जो है उनकी जो है कोई भी आप पिछले 70 साल की घटना देख लीजिए, 6 महीने पहले पूर्व कोई भी घटना हुई हो, वो कभी भी चुनाव में असर नहीं डालती। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यदि ये चुनाव मई में होने हैं तो असली राजनीति जो भारत के प्रदेश में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आप देखना चालू करेंगे, तब तक जो है खुला मैदान रहेगा। ये पूरा नंग नाच करेंगे, ये पूरा विध्वंस करेंगे खूब। अभी जैसे मणिपुर जल रहा है, कुछ और जगह जलेगा, पंजाब जलेगा, महाराष्ट्र जलेगा, खूब अच्छी तरह जलेगा, अभी जलाएंगे। और ये अभी डिफेंसिव लोग जो है अपनी तरफ टैकल करें। लेकिन नवंबर के दिसंबर में जो घटनाएं भारत में होंगी, वो जो है आप देखिएगा स्पष्ट रूप से तय कर देगा कि ये जो है रास्ता किधर जा रहा है। और यहाँ एक चीज बता दूं, जिस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी को और राहुल गांधी को पर पैसा लगाने वाले या दाव लगाने वाली जो शक्तियां, उन्हें भी मालूम कि 2024 में वो नहीं सफल होते हैं। ठीक है। तो इसका प्रभाव केवल भारत पर नहीं पड़ने वाला है। वो जो पूरी जो एक लॉबी है, जो एक विचारधारा है, उसका जो है वैश्विक प्रभाव पड़ने वाला है। उसके तो उस विचारधारा का जो है जमीनी संघर्ष पे या उनके स्वयं के अस्तित्व पे। देखिए, एक दशक तक यदि कोई विचारधारा यदि एक दशक तक चल जाती है राज सत्ता में रह के, तो फिर जो है किसी के आने की संभावना बहुत ही क्षीण हो जाती है। फिर उसको 2-3 दशक लग जाते हैं रिकूप करने में। बिल्कुल जो पीढ़ी है, ये एक तरीके से वही बात है कि 1947 में जो कांग्रेस के नेता थे, नेहरू लोग, जवाहरलाल नेहरू थे या गांधी थे, ये उसी को मनोस्थिति में है कि यदि अब नहीं आज स्वतंत्रता ली हमने, तो हम सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनको अगली पीढ़ी का वेट नहीं करना था, अगली पीढ़ी आएगी, बिल्कुल नहीं। उनको सत्ता चाहिए थी, और इस सत्ता के लिए उन्होंने जो है बंटवारा से लेकर जो कॉम्प्रोमाइज करने थे सब किए उन्होंने। तो वही स्थिति नेहरू के परिवार के राहुल गांधी है, तो वो सब कुछ करेंगे। ठीक बात। आपने जो ये बात कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में जो बात रखी ना, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये 2024 की लड़ाई कांग्रेस को जिताने के लिए, सत्ता में वापसी की कम है, बल्कि राहुल गांधी की अपना राजनीतिक स्थान और राजनीतिक कद भारत के इस विपक्ष में बनाने की ज्यादा है। बहरहाल, आपने एक जो इतनी एक्सट्रीम नेगेटिविटी राहुल गांधी और उनकी पार्टी द्वारा बार बार फैलाया जाता रहा है, और खासतौर से विदेश की धरती पर, ये भारत की जनता को और भारत के आम जनमानस को निश्चित रूप से अंदर से दुखी करता है। क्योंकि देखिए साहब, आप घर की बात है, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है, आपकी पार्टी को चुनाव लड़ना है, आप खूब गाली दीजिए नरेंद्र मोदी को और जितना चाहिए उतना बुरा कहिए, लेकिन भारत को बुरा कहेंगे आप तो हर भारतवासी को खटकेगा। तो आइए दर्शकों, आज की चर्चा को करते हैं यहीं समाप्त और पुष्कर जी को देते हैं धन्यवाद। पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विषय इतना लंबा है कि YouTube के इस छोटे फॉर्मेट पे इसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है। हम इस पर आपसे और चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। बातें, प्रश्न मेरे पास भी बहुत हैं और कहने को आपके पास भी बहुत कुछ है, और इस पर लगातार बातचीत करेंगे। हम एक सीरीज चलाएंगे, दर्शक इसका निर्धारण करेंगे। तो आपसे फिर चलते चलते एक बार फिर वही प्रार्थना कि प्रारब्ध को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, कमेंट में हमें जरूर बताइए, अपनी भावना बताइए, हमारी कमियां बताइए, आप किस तरह की चर्चा हमसे देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। तो आइए देते हैं एक बार फिर धन्यवाद पुष्कर जी को, और आप सभी को करते हैं नमस्कार। नमस्कार। ...2014 के देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद
और उसके थोड़ा पहले, जिसको मैं कहूं कि 2012 का आखिरी और पूरा 2013, हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि राजनीतिक विमर्शों में पक्ष और विपक्ष, इन आपसी बातचीत में एक नए शब्द का जन्म हुआ, भक्त। यह भक्त शब्द और भक्ति परंपरा, जिसको कि राजनीतिक समर्थन और विरोध के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि दरअसल ऐसा क्या हुआ कि 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक समर्थन को भक्तिकाल जैसे शब्द से नवाजा गया और ऐसा करने वालों को भक्त कहा गया। यह एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र है जो वैचारिक और बौद्धिक रूप से किया गया है, दशकों से किया गया है इस देश में आजादी के बाद से। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। भारत में वामपंथ के दो शब्द लेफ्ट और राइट ये पैदा हुए। इसके लिए हमें 1789 दशक में जब फ्रांसीसी क्रांति होती है तो ये लेफ्ट और राइट दोनों शब्द उसी क्रांति से उपजे हुए शब्द हैं। उस समय जिन्होंने सत्ता के साथ विद्रोह किया वे सत्ता के लेफ्ट बैठे और जिन्होंने सत्ता के समर्थन किया वो सत्ता के राइट बैठे, और वहां से ये राइट और लेफ्ट, जिसे कि हम वामपंथ और दक्षिण पंथ, वो जन्म लिए। अब जरा इसे आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत के संदर्भ में ले आइए। आजादी के बाद पंडित नेहरू की पहली सरकार बनने से और अभी हाल तक के मनमोहन सिंह जी के खड़ाऊ शासन तक, जरा इन दोनों शब्दों में बैठने वाले लोगों को देखिए। वे कौन लोग थे जो हमेशा सत्ता के साथ बैठे? वे वो लोग थे जो भारत में अपने आप को तथाकथित वामपंथी घोषित करते हैं, जबकि सत्ता के विरोध में आजादी के बाद से 2014 तक, अगर मैं वाजपेयी जी के पीरियड को छोड़ दूं, ये वह एक एक्सेप्शन था इस देश में, वह एक प्रयोग था, सत्ता के राइट हमेशा भारत का वामपंथ बैठा है और सत्ता के लेफ्ट यानी सत्ता से विद्रोह करता हुआ वो भारत का राष्ट्रवाद दिखा है। लेकिन कितनी खूबसूरती से और कितनी साजिशन इस अवधारणा को जन्म दिया गया कि सत्ता के साथ रहते हुए भी उन्होंने स्वयं के लिए वामपंथ शब्द का इस्तेमाल किया और आपके लिए यानी कि यहां के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद को उन्होंने दक्षिणपंथ शब्द दिया, जबकि हकीकत यह है कि कभी भारत का राष्ट्रवाद दक्षिणपंथी था ही नहीं, वह तो हमेशा वामपंथी था भारत के संदर्भ में। यहां एक छोटी सी बात और जोड़ूंगा कि ऐसा वो सहजता से कर कैसे पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार आई और अभी हाल में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ जहां योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक सरकार आई। उस पूरे वामपंथी तथा कथित बुद्धिजीवी गिरोहों ने आपके साथ किया क्या? उन्होंने आपके लिए दो व्यक्तिगत संबंधों को गढ़ा, नामों को गढ़ा और जिन्हें उन्होंने नाम दिया योगी राज और मोदी राज। 2014 के बाद मोदी राज शब्द पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद योगी राज शब्द पैदा होता है। आप स्वयं बड़ा प्रसन्नता महसूस करते हैं, ये राष्ट्रवादी लेखन हो, चाहे राष्ट्रवादी संवाद हो या चर्चा हो, उसमें योगी राज और मोदी राज, ऐसा करके उन्होंने आपको व्यक्तियों से जोड़ दिया और जब व्यक्ति से जोड़ दिया तब उनके लिए भक्त और भक्तिकाल कहना कितना सहज हो गया ये आप अब खुद समझ सकते हैं। उन्होंने कभी आपको विचार से जोड़ने नहीं दिया, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आस्थावान, आस्तिक कहलाता है, भक्त नहीं कहलाता है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इस चीज को, और अब तो बहुत सारे पब्लिक डोमेन में साहित्य हैं, आलेख हैं, रिसर्चेज हैं, ऑथेंटिक पेपर्स हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि दरअसल यह वामपंथ के नाम से आयातित विचारधारा भारत में, भारत के संदर्भ में पूरी तरह से काल्पनिक ही नहीं बल्कि फर्जी